महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और आपस में बढ़ रही दरारों के बीच अब खुला खेल फर्रुखाबादी हो चुका है। कांग्रेस के एनसीपी मुखिया शरद पवार पर गंभीर आरोपों के बाद अब एनसीपी भी खुलकर सामने आ गई है। शरद पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ डिनर करने जा रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस के आरोपों के बाद शरद पवार भी साफ दिखा रहे हैं कि उन्हें महाविकास अघाड़ी गठबंधन की परवाह नहीं है और वो वही करेंगे जो उन्हें सही लगेगा। दरअसल महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव और बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव के चलते सियासी गतिविधियां तेज हैं। शरद पवार और राज ठाकरे के सुझाव के बाद बीजेपी ने अंधेरी पूर्व सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपना उम्मीदवार हटा लिया। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शरद पवार ने बीजेपी से डील की है जिससे कि उन्हें बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष का पद मिल सके। लेकिन इन आरोपों के बावजूद अब शरद पवार के डिनर प्लान ने चर्चाएं बढ़ा दी हैं। सूत्रों ने बताया कि पवार राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ भोजन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। खास बात ये कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और बीएमसी चुनाव भी नजदीक है। हालांकि इस रात्रि भोज को लेकर दोनों ही पक्ष राजनीति से दूरी की बात कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के कई नेता क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए साथ आ रहे हैं। इससे पहले अंधेरी पूर्व की सीट पर उपचुनाव होने हैं। वहीं भाजपा सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार अन्य लोगों के साथ वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे क्लब में डिनर करेंगे। फडणवीस के एक करीबी ने कहा कि एमसीए प्रतिष्ठित एसोसिएशन है और फडणवीस और पवार के रात्रि भोज की योजना एमसीए से जुड़ी हुई है। ये पूरी तरह खेल की बात है, ऐसे मामलों में राजनीति न देखें। वहीं भाजपा और शिंदे शिवसेना गठबंधन के हौसले अब बम बम हैं, क्योंकि इससे पहले 1079 ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए, जहां भाजपा ने सबसे अधिक 397 ग्राम पंचायतें सीट जीतने का दावा किया और कहा कि शिंदे नीत बाला साहेब ची शिवसेना के साथ उनकी संयुक्त सीटों की संख्या 478 हो गई है। बहरहाल शरद पवार की इस कवायद के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। साथ ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन का भविष्य अब क्या होगा, ये बात भी अधर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब की सत्ता हाथ में आने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश का रुख किया। वजह ये कि पंजाब के पड़ोस में होने के चलते यहां आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता बनाना आसान होगा। अरविंद केजरीवाल ने इसी वजह से भगवंत मान के साथ एक वर्चुअल रैली भी की। लेकिन अब जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता हिमाचल प्रदेश से गायब हैं। यहां तक कि भगवंत मान सरकारी विमान से गुजरात तो जाते हैं, लेकिन कभी हिमाचल नहीं। सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए हिमाचल में पैर जमाना मुश्किल हो रहा है या फिर हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के एजेंडे में है ही नहीं। पंजाब के नेताओं को उठाकर गुजरात भेजा जा रहा है, जहां उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत भाषा की है। लेकिन इन नेताओं को भी ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें हिमाचल के बदले गुजरात क्यों भेजा जा रहा है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा तामझाम गुजरात में ही है। ऐसा लगता है हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव की तारीख 12 नवंबर 2022 घोषित की गई है। गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं की गई है। अरविंद केजरीवाल जहां साल 2022 की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश का दौरा करते थे, लेकिन अब वह केवल गुजरात में कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं। पंजाब के अधिकांश नेता गुजरात में देखे जा रहे हैं। उनमें से कुछ ने कहा कि वे हैरान हैं कि उन्हें पड़ोसी राज्य हिमाचल में क्यों नहीं भेजा जा रहा। इसके बजाय एक अलग सांस्कृतिक माहौल वाले राज्य में भेजा जा रहा है, जहां उन्हें लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ता है। 25 जुलाई 2022 को केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान एक साथ एक वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसके बाद से केजरीवाल को हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा गया। आम आदमी पार्टी ने अब तक हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी हरजोत बैंस ने 16 अक्टूबर को कहा था कि पार्टी हिमाचल की सभी 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी ने 2022 की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, जब अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मांगने वाले बैनर्स कई जगहों पर लगे।
जिसके बाद मार्च में पार्टी ने सीएम केजरीवाल के करीबी दुर्गेश पाठक को राज्य का प्रभारी नियुक्त किया। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी को पहला झटका अप्रैल में लगा, जब पार्टी के तत्कालीन राज्य प्रमुख अनूप केसरी वरिष्ठ नेताओं सतीश ठाकुर और ऊना प्रमुख इकबाल सिंह के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। जैन उस वक्त हिमाचल प्रदेश में पार्टी के चुनाव अभियान की देखरेख कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार लगभग बन चुके थे। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए सोनिया गांधी ने तब मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। उनके साथ प्रभारी अजय माकन भी थे, लेकिन तब अशोक गहलोत ने विधायकों के इस्तीफे का ऐसा ड्रामा रच दिया कि अपमानित होकर मल्लिकार्जुन खड़गे को वापस आना पड़ा। वक्त बदला तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। सवाल ये है कि क्या खड़गे अपने अपमान को भूलकर गहलोत को माफ कर देंगे, या फिर जो काम वे तब नहीं कर पाए थे अध्यक्ष बनने के बाद अब उसे पूरा करेंगे। यही वजह है कि खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट को अपने लिए उम्मीद दिखने लगी है। खड़गे के चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर राजस्थान में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सवाल किया जा रहा है कि हाल ही में पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान से निराश करके लौटाए गए खड़गे का रुख क्या होगा। क्या वह अशोक गहलोत को लेकर बड़ा रुख अख्तियार करेंगे या फिर यथास्थिति बरकरार रखेंगे। इस बीच सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट ने खड़गे को बधाई देते हुए उनकी तारीफ की। पायलट ने इसे शुभ संकेत बताया। सचिन पायलट ने नई दिल्ली में खड़गे से मुलाकात के बाद कहा कि इस चुनाव से कांग्रेस और मजबूत होगी। खड़गे की जीत पर पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। जब आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने व्यापक चुनाव करवाया, ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को बधाई दी है। एक बहुत ही जिम्मेदारी और चुनौती उन पर आई है। सब मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि खड़गे साहब के अनुभव का लाभ पूरी पार्टी को मिलेगा। हम सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। राजस्थान को लेकर पूछे गए सवालों को टालते हुए पायलट ने कहा कि सारी बातें सबने सुनी हैं, लेकिन मिस्त्री जी ने निष्पक्ष चुनाव करवाया। 9000 चुने लोगों ने अध्यक्ष चुना। ये किसी दल ने आज तक नहीं किया। निष्पक्ष तरीके से लोगों ने वोट दिया। खड़गे जमीनी नेता हैं और दलित समुदाय से आते हैं। पूरे कर्नाटक और पूरे देश में लोग उनकी राजनीति जानते हैं। हम सब के लिए यह शुभ संकेत है। आज विरोधी दलों में घबराहट महसूस हो रही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने में राजस्थान ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। खड़गे से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के सर्वोच्च पद के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने के अटकलों के बीच विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो गहलोत गुट ने इस्तीफे का दांव खेल दिया। पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को निराश होकर अगले दिन लौटना पड़ा। जयपुर में हुए हंगामे के बाद सीन पूरी तरह से बदल गया। गहलोत रेस से बाहर हो गए और खड़गे कांग्रेस चीफ बन गए। ऐसे में उनका रुख राजस्थान और अशोक गहलोत को लेकर क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिवसेना पार्टी गंवाने के बेहद करीब पहुंच चुके उद्धव ठाकरे का हाल बुरा है, लेकिन मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अंधेरी पूर्व उपचुनाव में एक इमोशनल दांव के तहत उनके उम्मीदवार को निर्विरोध तो चुन लिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे को पहले राहत महसूस हो पाती, उससे पहले ही एक और विकट समस्या उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अब उद्धव ठाकरे की बेहिसाब संपत्ति उनके लिए मुश्किलों का सबब बनने वाली है। साथ ही ठाकरे परिवार पर अवैध तरीके से पैसे की उगाही और गलत तरीके से जमीन अपने नाम कराने का भी आरोप लगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में उद्धव ठाकरे परिवार के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, रश्मि ठाकरे को पार्टी बनाया गया है। इस याचिका में कहा गया कि ठाकरे परिवार ने अकूत दौलत इकट्ठा की है, जिसकी जांच होनी चाहिए, यानी आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच की मांग की गई है। ये याचिका गौरी और अभय भिड़े की तरफ से कुछ ही महीने पहले दायर की गई थी, जिसमें जल्द ही सुनवाई होनी है। यही नहीं, इस याचिका में ठाकरे परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति की जांच ईडी और सीबीआई से कराए जाने की भी मांग की गई है।
सूत्रों ने बताया कि गौरी के परिजनों ने उद्धव ठाकरे के पिता और शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे के एक साप्ताहिक अखबार को संक्षिप्त में प्रकाशित किया था। बताया जाता है कि गौरी और उनका परिवार न खाऊंगा न खाने दूंगा शब्द से प्रेरित है। वहीं जस्टिस संजय गंगापुरवाला और जस्टिस RN लड्डा की अदालत में ये याचिका दायर की गई है। याचिका में गौरी और अभय भिड़े ने ठाकरे परिवार पर यह आरोप लगाया कि उनकी कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से पैसों की उगाही की है। इसके अलावा उन्होंने सिडको ट्रस्ट प्रबोधन प्रकाशक के मालिक को दी गई जमीन को लेकर भी आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की हिस्सेदारी को लेकर ये जमीन उद्धव ठाकरे ने अपने नाम करा ली। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी उद्धव ठाकरे लगातार सरकार के निशाने पर हैं। बीते सप्ताह शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने आ गए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने चिन्हों को लेकर फिलहाल रोक लगा दी है। इधर महाराष्ट्र में उपचुनाव होने हैं, जिसमें दोनों ही गुटों को शिवसेना पार्टी का सिंबल इस्तेमाल नहीं करने के लिए हिदायत दी गई है। आयोग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को अलग अलग सिंबल का चयन करना होगा। इसके बाद निर्धारित समय पर चुनाव आयोग को इसकी सूचना देनी होगी। हालांकि बीजेपी ने अब अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है, जिसके बाद अंधेरी पूर्व उपचुनाव में उद्धव गुट का उम्मीदवार निर्वाचित हो जाएगा। बहरहाल नए आरोपों के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें नए सिरे से बढ़ने वाली हैं। जब पहले से ही यह तय हो कि लड़ाई में हार निश्चित है, तो भला कौन युद्ध में अपने हाथ जलाने जाएगा। और गांधी परिवार जैसे घाघ राजनीतिक परिवार तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यही बात कांग्रेस के दिग्गज नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा को खल गई और उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों जोर शोर से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि कांग्रेस की दशा और रूपरेखा बदलने के लिए निकाली जा रही ये यात्रा चुनावी राज्यों यानी हिमाचल और गुजरात से दूर है। राहुल गांधी भी इन दोनों राज्यों से दूरी बनाए हुए हैं और प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दोनों राज्यों में भाजपा बड़े बहुमत से जीतने जा रही है, इसीलिए राहुल गांधी वहां प्रचार से बच रहे हैं। पर इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के बीच बड़ी फूट सामने आ गई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एकमत नहीं हो पा रहे हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकनी चाहिए और गुजरात व हिमाचल प्रदेश जाकर पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए, जहां चुनाव होने वाले हैं। फ्रांसिस्को ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन न करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोक देनी चाहिए और गुजरात व हिमाचल प्रदेश जाकर पार्टी का प्रचार करना चाहिए, जहां आने वाले समय पर चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि पार्टी जमीनी स्तर पर आगे बढ़े। राहुल गांधी ने शानदार काम किया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि राहुल जी तुरंत रुक जाएं और हिमाचल प्रदेश और गुजरात जाएं, जहां चुनाव हैं। सरदिन्हा ने आगे कहा कि राहुल गांधी को इन दोनों राज्यों के लोगों को जगाने की जरूरत है ताकि वो कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस ही वो एकमात्र पार्टी है जो भाजपा को चुनौती दे सकती है और उसे हरा सकती है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 12 नवंबर को होंगे और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने अभी तक गुजरात के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों में करीब 3570 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। यह 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने अब तक 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यात्रा कर ली है। बहरहाल एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विवाद सामने है और अब की बार निशाना राहुल गांधी बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।